नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में, सिनेमा से जुड़ी घटनाओं के बारे में, फिल्मों से जुड़े लोगों के बारे में, नायकों, नायिकाओं, कहानीकारों, निर्देशकों और अन्य तमाम लोगों के बारे में जिनके ज़रिए सिनेमा हम तक और आप तक पहुँचता है। क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की ताकत रखता है, समाज से सीधे संवाद करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में गंभीर बातचीत लगातार होना बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में आज हम सिनेमा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है प्रतिरोध का एंगल। क्या सिनेमा समाज में पनप रही या समाज में चल रही प्रवृत्तियों को लेकर के किसी तरह का प्रतिरोध भी रचता है? क्या उनके किसी रूपक का, क्या उसके उसके बारे में कोई मेटाफर्स रचता है? यानी अगर कोई ऐसी प्रवृत्ति है जो समाज को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही है, चाहे वो राजनीति की हो या समाज की हो, तो क्या सिनेमा उसके बारे में कहीं कुछ कोई रास्ता दिखाता है लोगों को? क्या उनको अवेकन करता है? क्योंकि सिनेमा का काम जैसा हमने कहा, सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, लोगों की सोच पर भी असर डालता है सिनेमा। तो क्या सिनेमा, खास तौर से हमारा सिनेमा जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारा मुख्य धारा का सिनेमा, हिंदी का सिनेमा, या हम उसको ओवरऑल पूरा भारतीय सिनेमा के संदर्भ में भी ले सकते हैं। क्या वो किसी तरह का प्रतिरोध रचता है? आज हम इस बारे में बात करेंगे और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना जीवन जो है, अब तक का जितना भी जीवन है, वो सिनेमा को समझने में, सिनेमा को बरतने में, सिनेमा को बनाने में खपाया है। मेरे साथ कुछ बहुत विशिष्ट लोग हैं। मेरे साथ प्रोफेसर जबरी उमर फारूक साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने अध्येता हैं, वर्षों से सिनेमा का अध्ययन कर रहे हैं और हमको तमाम जानकारियाँ उनकी किताबों से मिलती हैं, विश्लेषण मिलते हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, वर्षों से फ़िल्म पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। मेरे साथ ज्योति कपूर जी हैं, जो कि फ़िल्म लेखिका हैं, पटकथा लेखिका हैं और कई सफल फ़िल्मों से जुड़ी रही हैं। मेरे साथ अविनाश दास हैं, जिन्होंने कि कुछ बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई हैं। पत्रकारिता से सिनेमा की तरफ आने वाले लोगों में ज्योति जी और अविनाश दास हैं, जिन्होंने कि पत्रकारिता करके सिनेमा का रुख किया है। और धनंजय कुमार साहब हैं, धनंजय जी स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों में से एक हैं, पत्रकारिता से वो भी सिनेमा की तरफ आए हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं ज्योति जी आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ आज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम उसको एक शब्द में कहें तो जो सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं, या किसी तरह का मेटाफर जो कि हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा क्या कहीं ऑफ़र करता है? क्या ऐसा रहा है कभी कि सिनेमा ने कुछ ऐसा दिखाया हो, क्या लोगों को लगे कि हम सिर्फ़ एंटरटेन नहीं हो रहे हैं, हम मतलब हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि जो समाज में जो कुछ भी बुरा या ऐसा जो है चल रहा है, उसके बारे में हमें कुछ अपनी राय बनाने का मौका मिले। क्या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सिनेमा आर्ट इन जनरल और सिनेमा स्पेसिफिकली एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो बिल्कुल मतलब 100% इतनी पावर रखता है कि वो हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सके और दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब सोसाइटी सिनेमा को इन्फ्लुएंस करती है और सिनेमा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। पर और एक और चीज़ है कि ये हर तरह का सिनेमा, चाहे वो बहुत ही इन योर फेस सिनेमा हो या मतलब आपने अपने एजेंडा को अंडरलाइन कर दिया हो, या आपके पास बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं जब आप सिनेमा बना रहे होते हैं, क्योंकि इसमें इट्स ऑल्सो अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम। तो कोई पैसा लगा रहा होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको स्पेशली जब आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम कर रहे होते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं, पर उस चीज़ को किस तरह से कहें विद द लिमिटेशंस दैट यू हैव। और तो मुझे लगता है कि मैं सिनेमा जो भी बचपन में जो भी दूरदर्शन के जो गोल्डन एज थी तब से लेकर अब तक एज एन ऑडियंस भी मैं उस वक्त जब नहीं भी पता था कि इसका मतलब क्या है, तब भी छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको समझ में आ जाती थी बचपन से। और अब जब हमें पता है कि अच्छा उसका मतलब वो था, तो तब आप उसको एक नए नजरिए से देखते हैं। मैं तो प्रभावित भी होती हूँ और मेरा जो जो मुझे कहना है
जिस तरह से, पता नहीं वो कह पाती हूँ कि नहीं, मैं कोशिश भी करती हूँ। तो डेफिनेटली सिनेमा प्रतिरोध का एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। जी, शुक्रिया ज्योति जी। अविनाश जी, आपके पास आता हूँ। ज्योति जी कह रही हैं कि सिनेमा प्रतिरोध का एक बहुत पावरफुल मीडियम है, लेकिन क्या जो हमारा मुख्यधारा का सिनेमा है, जिसको अधिकांश दर्शक देखते हैं, उसमें किसी तरह की ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं? क्या कोई ऐसे रूपक या मेटाफर्स गढ़ता है सिनेमा जिसके जरिए आम आदमी को लगे कि हाँ, ये जो प्रवृत्तियां हैं समाज में, उनके बारे में प्रतिरोध को लेकर के उसकी कोई समझ बनाने में वो मसाला सिनेमा जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, वो उनकी मदद करता हो? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जी। अनम्यूट हूं मैं, है ना? जी। अभी कर हाँ दिया जी। गया मुझे अनम्यूट। हाँ। तो सिनेमा बड़ी अच्छी बात कही ज्योति जी ने कि एक तो बाजार की विधा है। ये कोई कहानी या कविता है नहीं कि कागज आपने लिया और आपने लिख दिया और वो आपके सामने आ गया किसी भी रूप में, है ना? बाजार बहुत सारी चीजों को तय करता रहा है सिनेमा को लेकर के, लेकिन उसमें भी आप कुछ भी रचते हैं बाजार में, कोई भी कला माध्यम, तो जो आप होते हैं वो चीजें आती हैं, है ना? क्योंकि डायरेक्टर्स मीडियम है और डायरेक्टर्स की जो सोच है वो किसी न किसी रूप में आती है। बाजार की डिमांड अगर प्रतिरोध है तो प्रतिरोध आएगा। मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है जब लोग तय करते हैं कि क्या चीजें हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो आप देखिए, मतलब प्रतिरोध के सिनेमा के बहुत मेनस्ट्रीम से बहुत उदाहरण है। मतलब ठीक है, सो कॉल्ड नेशनलिज्म का झंडा बुलंद करने वाली फिल्म जो है वो गदर, है ना? वो भी एक किस्म का अपना प्रतिरोध है कि मतलब भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो असमानताएं विभाजन से जुड़ी हुई थी, उन मुद्दों को भी उस फिल्म ने उठाया है। लगान जैसी फिल्म है ना? मर्दानी जैसी फिल्म है जो बाल विवाह और लड़कियों के अत्याचार से संबंधित है। ये तो मतलब बड़े पर्सपेक्टिव में प्रतिरोध है, और छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से प्रतिरोध के अलग अलग रूपक जो है हमारे सामने आते हैं। जैसे अभी अजय जी दरभंगा में है, और दरभंगा का ही एक फिल्म मेकर है अचल मिश्रा, जिसने गामक घर और भुइन जैसी फिल्में बनाई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी चर्चित हुई। मतलब अपनी यादों को, अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को जिस तरीके से हम दरकिनार करते जा रहे हैं, उस चीज को रेखांकित करना भी मन के भीतर एक किस्म का प्रतिरोध है ना? तो कई रूपों में प्रतिरोध, मैं तो ये भी मानता हूं कि इस वक्त जो पठान फिल्म आई, हालांकि मुझे पर्सनली बहुत मजा नहीं आया उस फिल्म को देख करके, लेकिन जिस किस्म से बाइकॉट का पूरा मामला चला, है ना, उसमें पठान जैसी फिल्मों का कामयाब होना भी एक किस्म का प्रतिरोध है। वो ठीक है, सिनेमा के भीतर वो प्रतिरोध नहीं है, समाज के भीतर वो प्रतिरोध है ना? तो सिनेमा जिस रूप में भी हो, जनता अपने लिए उसमें प्रतिरोध के अंश जो है मुझे लगता है कि चुन लेती है। यही बातें हैं। मतलब और बातें करूंगा, मैं बहुत आइडियोलॉग किस्म का आदमी नहीं, जैसे जगजीवन पारक हैं और अजय महात्मा जी हैं, धनंजय जी हैं, करेंगे बात। और पारक साहब, आपके पास आता हूँ। जो बात जहां अविनाश जी ने खत्म की कि सिनेमा जो है वो प्रतिरोध, जैसे पठान का उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रतिरोध एक तरह से रचता है, समाज में प्रतिरोध दिखाई देता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से हम पश्चिमी समाज की फिल्में देखते हैं, या हम ऐसे देशों की फिल्में देखते हैं जहां बहुत ज्यादा दमन रहा है, ईरान की फिल्में देखते हैं, या और अन्य देशों की, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, वहां अपने समाज को लेकर के और समाज की राजनीति को लेकर के जिस तरह से सिनेमा मुखरता से फिल्में बनाता है और उसकी सजा उठाते हैं वहां के फिल्मकार। जफर पनाही का उदाहरण हमारे सामने है अभी। तो वो चीजें क्या हमारे समाज में आपको कहीं शुरू से दिखाई देती हैं? क्या हमारा सिनेमा उस तरह की, मतलब वो चाहे मुख्यधारा का सिनेमा हो या जिसको हमने समानांतर सिनेमा कहा, क्या उस तरह की प्रवृत्तियां हमारे यहाँ उस हद तक खतरा लेने की प्रवृत्तियां हमारे यहाँ दिखाई देती हैं, या वो सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंट्री सिनेमा तक मतलब सीमित है?
डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जैसे अपने कर रहे हैं काम, या छोटे फिल्मकारों तक सीमित है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ तक प्रतिरोध का सवाल है, हमारा जो मुख्य धारा का सिनेमा है, आरंभ से ही प्रतिरोध उसके केंद्र में कभी नहीं रहा। वो ज़्यादातर यथास्थितिवादी रहा, और यथास्थितिवादी रहने में वो अपनी सुरक्षा भी महसूस करता रहा है, क्योंकि उसने ये मान लिया, और ऐसा मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यह है कि सिनेमा का काम मुख्य रूप से व्यापक जन समुदाय का मनोरंजन करना है, और मनोरंजन करने का ये काम जो है वो किसी को भी नाराज करके नहीं हो सकता, वो सबको साथ लेकर ही हो सकता है। इसलिए वो सबको साथ लेकर चलने वाला सिनेमा बनाना चाहता था, और सबको साथ लेकर चलने वाला सिनेमा बनाने के लिए ये जरूरी था कि वो जो है उसको ही यथावत प्रस्तुत करे, और उसमें उसके साथ छेड़खानी ना करे कि उससे मालूम पड़े कि कभी सत्ता नाराज हो गई है, कभी कोई वर्ग नाराज हो गया है, कभी कोई समुदाय नाराज हो गया है। और ऐसी स्थिति में जो मकसद है मनोरंजन का, और उस मनोरंजन के माध्यम से जो पैसा बनाने का काम है, वो फिर खटाई में पड़ सकता है। ये तो है एक सामान्य बात। लेकिन मैं इसके साथ-साथ ये भी मानता हूँ कि ये सब होते हुए भी हिंदी सिनेमा, और हिंदी सिनेमा नहीं, भारत का कोई भी सिनेमा हमेशा सिर्फ और सिर्फ हर मत कहना चाहिए कि पूरी फ़िल्म के दौरान में सब कुछ वही नहीं करता रहेगा जो यथास्थिति के पक्ष में जाता हो। वह जाने और अनजाने बहुत कुछ ऐसा करता है जो खुद उसकी यथास्थिति की जो समझ है उसके विरुद्ध जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ मोटे-मोटे उदाहरण दूँ। अब जैसे अविनाश जी ने दिए उसी तरह से कुछ उदाहरण दूँ। सिनेमा यथास्थितिवादी है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये सिनेमा ही है जिसने प्रेम को एक ऐसे मूल्य के रूप में हमारे समाज में स्थापित किया कि जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, इन सब को भूलकर आप प्रेम को स्वीकार करें। प्रेम हमारी चेतना का एक केंद्रीय भाव उसने बना दिया, और ये इतना दूर तक जाता है। आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक हम प्रेम गीत सुनते हैं, संयोग के सुनते हैं, वियोग के सुनते हैं, स्त्री के दर्द को सुनते हैं। पहली बार फ़िल्म ने पुरुषों के दर्द को भी महसूस किया। मैं समझता हूँ कि यह भी एक तरह का प्रतिरोध है। किससे प्रतिरोध है? यह हमारे समाज के अंदर जो प्रेम विरोधी एक पूरी रूढ़िवादी परंपरा रही है, जहाँ माँ-बाप तय करते हैं शादी, वहाँ जहाँ स्त्रियों को घर से निकलने की आज़ादी नहीं है, वहाँ पर ये सिनेमा हमारे बीच में प्रेम को एक ऐसे मूल्य के रूप में, स्त्री को उस प्रेम के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जो आज़ादी फ़िल्म देता है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा प्रतिरोध है। हम आमतौर पर सिनेमा को देखते हुए ये बिटवीन द लाइन्स, यानी कि वह जो कहना चाहते हैं और वो जो अनजाने में कह जाते हैं, इन 2 के बीच में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। जो कहना चाहते हैं, उसके बीच ही वह बहुत कुछ ऐसा भी कहते हैं, जो कहीं न कहीं हमारे समाज के बदलाव को, समाज में एक कहना चाहिए कि परिवर्तन को वाणी देते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ आप लीजिए, हमारा समाज जाति, धर्म वगैरह में बँटा हुआ समाज है। जातिवाद भी बहुत है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, लेकिन पिछले 100 साल से, इन पिछले 7-8 सालों को छोड़ दें, तो पिछले 100 साल में हिंदुस्तान का सिनेमा जो है, हिंदुस्तान का जो फ़िल्म जगत है, वो सेक्युलरिज़्म का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि झंडा लेकर चलता रहा है, और वास्तविक अर्थों में हमने, हमारे देश की जनता ने कभी यह नहीं जानना चाहा कि जिस नायक को, जिस नायिका को वो पसंद करता है, उसकी जाति क्या है और उसका धर्म क्या है।
उन्होंने उसे गले से लगाया। पठान फिल्म जो है उसकी कामयाबी कहीं न कहीं उस चीज़ की कामयाबी है जो पिछले 100 साल से हिंदी सिनेमा या हिंदुस्तानी सिनेमा जो है वो कहना चाहिए कि जिसे बुलंद किए हुए था और जिस पर पिछले कुछ सालों से प्रहार हो रहा था और एक तरह से सामूहिक रूप से एक बहुत ही सामान्य कोटि की फिल्म के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया कि नहीं, हम जो है वह हमारी जो सेक्युलरिज्म की परंपरा है, वो सेक्युलरिज्म की परंपरा को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी चीज़ है। ये मैं उन फ़िल्मों की बात कर ही नहीं रहा हूँ जो जन प्रतिरोध को ही कथा का विषय बना रहे हैं। मैं तो उस बात को सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से सिनेमा, पॉपुलर सिनेमा जो है, वो हमारे आस-पास की दुनिया को एक कहना चाहिए सकारात्मक रूप से बदलने में अपनी भूमिका निभाता रहा है और यह भूमिका को हमें कम करके नहीं सोचना चाहिए। मेरा जी अपना विचार है कि जन प्रतिरोध या प्रतिरोध को अगर हम इस सकारात्मक रूप में देखेंगे तो यथार्थ स्थितिवादी होते हुए भी वह कहीं न कहीं हमारे समाज को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। बाकी जी बातें और आगे। जी जी जी। अजय जी, आपके पास आता हूँ। अभी पारक साहब ने जो बात कही और उन्होंने प्रेम का उदाहरण देकर, प्रेम कहानियों का उदाहरण देकर के कहा कि किस तरह से प्रतिरोध का एक रूपक रचता है सिनेमा। लेकिन मुझे आप लोग ज्यादा अध्ययन करते हैं गंभीरता से चीजों का। 90 के दशक की जितनी भी सफल प्रेम कहानियां जो पर्दे पर आई हैं, सब में प्रेम जो है वो, उसमें प्रेम में प्रतिरोध का एंगल तो गायब हो गया है। चाहे डीडीएलजे ले लीजिए, चाहे जितना लीजिए, वहां पे नायक नायिका के परिवारों में या नायक नायिका में कोई संघर्ष नहीं, सबका वर्गीय चरित्र भी एक जैसा है। सब बहुत एक संपन्न मध्यवर्गीय परिवार से, और उसमें एनआरआईज का बहुत सारा हिस्सा आ जाता है। तो वो जो प्रेम के प्रतिरोध की बात हम करते हैं कि हाँ, जो संयोग या वियोग की बात अभी परख साहब कह रहे थे, वो कहीं न कहीं कहानियों में वो चीज़ मिसिंग मुझे लगती है कम से कम। हो सकता है कि कुछ ऐसे उदाहरण हों अपवाद के तौर पर, लेकिन जो उस दौर की सबसे सफल फ़िल्म रही, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, उसमें जो प्रतिरोध का एंगल था, वो अंततः प्रतिरोध जो है वो एक सहकार में या समर्पण में या एक तरीके से जो आपकी पारंपरिक मूल्य व्यवस्था है, प्रेम और विवाह के परिणति को लेकर, वहाँ वहाँ जाकर के खत्म होता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो बात अभी परख साहब ने कही कि जन प्रतिरोध की जो बात है, हो सकता है उसको उतना ना रिफ्लेक्ट करता हो, लेकिन कहीं न कहीं जो उसका खाँचा है मसाला सिनेमा का, उस खाँचे में वो एक प्रतिरोध की गुंजाइश निकाल लेता है। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ जो है मसाला सिनेमा से कहीं ज़्यादा असरदार ढंग से समानांतर सिनेमा में उभर कर आई? क्योंकि समानांतर सिनेमा का भी एक जो हमारा एक अच्छा खासा आंदोलन चला, उसमें कहीं न कहीं हमने देखा है मंथन और निशांत, आक्रोश, पार्टी जैसी फ़िल्में हैं, जहाँ जो एक अलग तरीके का एक प्रतिरोध रचती हैं। वो एक बौद्धिक स्तर पर भी है और वो एक अलग ज़मीनी स्तर पर भी कहीं न कहीं वो एक चीज़ें दिखाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो जो सिनेमा था, उसकी मृत्यु ने या उसके मतलब रूपांतरण ने कहीं न कहीं उस धार को कुंद किया है? अजय जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए अजय जी। हाँ, आवाज आई मेरी? जी, आवाज़ आ रही है, फ़ोटो भी आ जाएगी अगर आप कैमरा ऑन कर देंगे तो। कैमरा, हाँ कैमरा है मैंने। थोड़ी हाँ, यहाँ अब आ बहुत गई। तेज धूप है। जी, जी जी जी। हाँ, हाँ। अब बोलें। मुझे मोबाइल मोबाइल दिख नहीं रहा है, इतनी तेज धूप है। खैर, ओहो! बड़ा ही विरोधाभासी समय में आपने एक ऐसा विषय उठाया है कि एक तरफ सिनेमा का प्रतिरोध हो रहा है, आप प्रतिरोध के सिनेमा की बात कर रहे हैं, अभी तो पूरे समाज में सिनेमा का ही प्रतिरोध हो रहा है। ये बहुत बढ़िया हमने बात कही आपने। लगातार वो देखे आप। और ऐसे समय में सिनेमा में प्रतिरोध किस रूप में उभर के आ रहा है या कितना हो पा रहा है, यह सचमुच अध्ययन का विषय है। और नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा है तो कितनी मात्रा में हो पा रहा है, क्या वजह है कि अनेक मुखर फिल्मकार थोड़े खामोश हैं या चुप हैं या अपनी फिल्में बड़े डर डर के बना रहे हैं। वैसे 4 दिन पहले या 3 दिन पहले जो एक फिल्म का ट्रेलर आया है वो बताता है कि प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ है, मेकर्स अपने प्रतिरोध का सिनेमा लेकर आ रहे हैं। अनुभव सिन्हा की भीड़ की बात कर रहा हूं मैं। आपने जो बात की कि प्रेम में
प्रतिरोध खत्म हो गया है क्या, विरोध खत्म हो गया है क्या? थोड़ी पुरानी फिल्म हो गई लेकिन मसान में हमने देखा उसको, मसान है वहां पे। खुद अविनाश की जो फिल्म है वो प्रतिरोध का ना पर जो पूरी फिल्म केंद्रित है वो एक तरीके का प्रतिरोध ही है अनारकली का, सिस्टम को अनारकली लेकर अपारा, के। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, जी। सिस्टम को लेकर के, या जो तमाम ऊंचा तबका है सोसाइटी का उसके विरोध में है, वो प्रतिरोध में है। तो प्रतिरोध कभी खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि सिनेमा में और साहित्य में और संस्कृति के तमाम पहलू में जहां परफॉर्म होता है कुछ भी, वहां प्रतिरोध रहेगा ही। हाँ, कभी परिस्थितिवश वह स्वर काफी तेज हो सकता है, परिस्थितिवश वो स्वर काफी धीमा हो सकता है, या जैसे कि ईरान के सिनेमा में होता है या चीन के सिनेमा में होता है कि थोड़ा दबा ढका हो सकता है। बहुत मुखर नारेबाजी वाली बात नहीं होगी, मुक्का नहीं उठेगा। जुलूस और सिनेमा में फर्क तो हमें करना पड़ेगा, वो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सिनेमा अपनी मुखरता प्रखरता के बावजूद आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता, आंदोलन का साथी बन सकता है वो। रंग दे बसंती जैसी फिल्म आती है या नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्म आती है तो पूरे समाज में एक प्रतिरोध फैलता है या उसको वाणी मिलती है। तो सिनेमा हमारा अपनी भूमिका अदा करता रहा है। मैं नहीं मानता कि सिनेमा से प्रतिरोध कभी खत्म हो जाएगा, और प्रतिरोध खड़ा करता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, हमें फिल्मों से निकल के फिल्मकारों पर भी देखना पड़ेगा, व्यक्तियों पर देखना पड़ेगा। पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके का दबाव है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, क्या हमारे फिल्मकार वास्तव में विरोधावली में लग गए या झुक गए? तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि ऐसा नहीं हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम सेल्फियों के बावजूद, तमाम फोटोग्राफ्स के बावजूद, प्रधानमंत्री और तमाम लोगों से मिलने के बावजूद हमारे फिल्मकार आज भी सत्ता की नीतियों को लेकर, सत्ता के विचारों को लेकर फिल्मों में उदासीन हैं। वे बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के फिल्में लेकर नहीं आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद उनको बुलाया, बिठाया, समझाया, बताया। बावजूद इसके उन्होंने फोटो भी खिंचवा लिया, बावजूद इसके वैसे फिल्में लेकर वे नहीं आए। हमारे समय की ये सबसे बड़ी चिंता सत्ता की है कि 8 सालों 9 सालों के राज्य के बाद भी आज भी उनके विचारों को लेकर फिल्में नहीं बन रही हैं। मेन स्ट्रीम की फिल्में तो बिल्कुल नहीं बन रही हैं। जो 2-4 फिल्में बन पाई हैं उनका हश्र हम जानते हैं। एक द कश्मीर फाइल्स लोगों को पसंद आई, उसके पीछे और भी दूसरे कारण हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रतिरोध खत्म हो गया है। हाँ, प्रतिरोध का स्वर थोड़ा धीमा हो गया है, या कुछ लोगों के मुंह पर आप देख सकते हैं कि एक नकाब, ये वो मुंह ढक लिया है उन्होंने, अभी मास्क लगा लिया है उन्होंने, इसलिए कि अभी बोलने से खतरे हैं ज्यादा। थोड़ी खामोशी से पानी को गुजरने दो। पानी सिर के ऊपर आ चुका है, ये जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन अपनी वे सांसें ले पा रहे हैं और खुद रोक रहे हैं। यह भी एक किस्म का प्रतिरोध है कि सत्ता जो चाहती है वो काम आप नहीं कर रहे हैं, तो बगैर काम किए भी आप प्रतिरोध जाहिर कर रहे हैं। मैं फिल्मकारों को सैल्यूट करता हूं अपने, कि वे उस तरीके से कतार में खड़े नहीं हो गए हैं कि भैया चलो चलो, मोदी जी ने कहा है, फलाने ने कहा है, केंद्र सरकार चाहती है तो ऐसी फिल्में बनाओ। विषय तो है ही, बन सकते हैं। हाँ, कुछ लोग बना रहे हैं। बहुत खोज करने पर, बहुत तैयार करने पर भी जो मेकर्स आए हैं दक्षिणपंथी सोच के या दक्षिणपंथी विचारों को लेकर के फिल्मों में जो आ रहे हैं, वे बहुत गिने चुने, और उनकी मात्रा जिसको मिनिस्कुल कहते हैं वैसी है, एकदम उंगलियों में गिने जा सकते 4-5 लोग। बाकी पूरी जमात अपने हिसाब से प्रतिरोध रच रही है, कहीं खामोश होकर रच रही है, कहीं फिल्में बनाकर रच रही है, कहीं ठहरी हुई है थोड़ी सी। जी अमिताभ। धन्यवाद अजय जी। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। धनंजय जी, आपके पास आता हूँ। आपने बाकी सारे 4 पैनलिस्ट की बातें सुनी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे अजय जी भी कह रहे थे, आप इंडस्ट्री में सक्रिय लोगों में से हैं, आप और ज्योति जी, अविनाश जी भी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्री के भीतर, यानी प्रतिरोध की बात अजय जी ने कही, वहां से शुरू क्यों ना किया उन्होंने, कि
सिनेमा का ही प्रतिरोध हो रहा है, और ऐसे में हम प्रतिरोध के सिनेमा की बात कर रहे हैं, जो कि शायद बहुत जरूरी बात तो है, लेकिन ये कि क्या जिस सिनेमा को ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा है वो प्रतिरोध के सिनेमा की भूमिका अदा कर सकता है क्या? क्या उसके पास इतनी हिम्मत है क्या? आप जो है इनसाइडर के तौर पर किस तरह की चीजें देखते हैं इस माहौल में, जबकि हम प्रतिरोध के सिनेमा की बात कर रहे हैं, और खास तौर से मुख्य धारा का जो हमारा सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, उसके कंपैरिजन में अगर आप उसको देखें, जो कि आपका जो है वो दायरा क्षेत्रीय सिनेमा की तरफ भी जाता है, तो क्या आपको लगता है कि क्या कहीं जो छोटे फिल्मकार हैं, जैसे अविनाश जी ने दरभंगा के एक फिल्मकार का उल्लेख किया, क्या उस तरह के लोग जो है वो ज्यादा सफल हैं, समर्थ हैं? क्या वो इसलिए क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत बड़े नहीं है? क्या ये कारण है? देखिए, जब आप प्रतिरोध का सिनेमा की बात करते हैं तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है कि बाधा उत्पन्न कर देना, धारा को रोकना या धारा के विपरीत चलना, दोनों में से जो आपको सुविधाजनक लगे वो ले लीजिए। तो जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा में शामिल हो जाना प्रतिरोध का सिनेमा तो हो नहीं सकता। तो मुख्य धारा का मतलब क्या होता है कि मुख्य पृष्ठ जिस पे बच्चे लिखते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, और हाशिया इसलिए छोड़ा जाता है कि वहाँ टीचर उस पर मार्क्स देगा। तो मार्क्स देने वाला टीचर जो मार्क्स देता है वो पूरा क्या आधा पेज थोड़े लिखेगा, वो नंबर दे देता है, और कुछ अगर नोट लिखना है तो रिमार्क लिख देता है। तो प्रतिरोध का जो सिनेमा है उसकी वही भूमिका है। मुख्य धारा में जो चल रहा है उस धारा में क्या गलत है क्या सही है उसको एक लाइन में कह देता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात कही अजय जी ने कि जो पॉपुलर सिनेमा है उसके बीच भी फिल्में आती है जो प्रतिरोध का सिनेमा के तौर पे कही जा सकती है, देखी जा सकती है, रेखांकित की जा सकती है। जैसे मैं उदाहरण दो, अभी हमारे सामने बैठे हैं ज्योति कपूर हैं और अविनाश जी हैं। ज्योति कपूर जो आई थी उसको भी मैं प्रतिरोध का सिनेमा मानता हूँ कि जो बधाई हो फिल्म आई थी उसमें ये मान लिया गया कि स्त्री जो है एक कैसी धारणा है। हमने बहुत देखा है, हमारी मामी जो है, हमारी मामी की बेटी की शादी हो रही थी और वो उनको बच्चा जो है, जो आखिरी जो लड़की हुई वो उस समय 1.5 महीने की 2 महीने की थी। तो गाँव में इसको बड़ा मजाकिया तौर पर लिया जाता है ना, लेकिन बधाई हो में उसको बड़ा अच्छे तरीके से गरिमा के साथ प्रेजेंट किया गया, हीरो उसके लिए लड़ता है, तो वो भी प्रतिरोध का सिनेमा मेरे लिए नजर आता है। फिर मैं देखता हूँ अविनाश जी की फिल्म की मैं बात करूं तो तीसरी कसम एक फिल्म आई थी, तीसरी कसम का आज अगर रूपांतरण हो तो जो अविनाश जी ने फिल्म जो बनाई थी वो फिल्म बनती है, वो भी प्रतिरोध का सिनेमा है। और तीसरी कसम या बधाई हो या अविनाश जी की फिल्म जो है, ये सारी फिल्में मुख्य धारा की फिल्मों में जो मूल स्वर रहता, मुख्य धारा की फिल्मों में अगर छोटा सा एक लाइन इंगित करूं कि प्रेम, क्योंकि हमारी फिल्मों में प्रेम मुख्य धारा है, प्रेम होना ही होना है, बिना प्रेम के आप फिल्म नहीं बना सकते, है ना। तो जो प्रेम होता है तो प्रेम क्या स्त्री की देह तक सीमित है, समेट दिया गया है। तो हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो स्त्री की देह तक समेट दिया गया, चाहे वो पठान हो चाहे कोई और फिल्म हो जो एक बी सी किसी ग्रेड की फिल्मों को देख। तो ज्यादातर फिल्मों में प्रेम का मतलब होता है स्त्री की देह, उसको आप कैसे सुंदर बना के दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रतिरोध का सिनेमा जो बधाई हो या अविनाश जी की फिल्म हो, वो दोनों अनारकली अपारा, वो दोनों फिल्मों में स्त्री के सौंदर्य को देखने की बात की जा रही है। स्त्री देह से बाहर निकल जाती है और स्त्री के बाहर देखने की दृष्टि, आपके देह के बाहर देखने की दृष्टि आपको मिलती है कि स्त्री का सुख, स्त्री की चाहत, स्त्री एक ह्यूमन बीइंग है, स्त्री जो है क्या आप करें कि स्त्री को सुंदर लगे। तो ये जो सौंदर्य बोध विकसित करने का जो सिनेमा है जो विकसित करता है, मैं उसको मानता हूँ मूल सिनेमा वही, क्योंकि सिनेमा जो अभिव्यक्ति का जब माध्यम है तो अभिव्यक्ति क्यों करना चाहते हैं, अनर्गल प्रलाप करना चाहते हैं या उस अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज को कोई सौंदर्य बोध देना चाहते हैं। अगर आप सौंदर्य बोध देना नहीं चाहते हैं तो क्षमा करें, आप फिल्मकार नहीं हैं बल्कि मल्टी मिलियनर हो जाएगा। और मैं देखूं उसको इस तरह से भी एक और लाइन में मैं देखूं कि देखिए कितनी बड़ी बात है कि सिनेमा बहुत महंगा है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, कलाओं का समुच्चय है, लेकिन उस सिनेमा में गरीब आदमी, कमजोर आदमी नायक के तौर पे दिखाई पड़ता है। ये भी एक प्रतिरोध का सिनेमा, मैं इसको भी प्रतिरोध का सिनेमा के तौर पे देखता हूँ कि समाज की धारा है कि सब पैसे की तरफ भाग रहे हैं, सब जो है भाग रहे हैं इस तरफ की जो है कैसे सफल व्यक्ति कैसे हो जाए और सफल व्यक्ति की पूजा करें। मोदी जी आज जो है प्रधानमंत्री बन गए तो सब जो है बड़ी उसकी चारण वंदना में लगे हुए। सिनेमा में सलमान खान या शाहरुख खान या कोई और खान जो है बड़े स्टार हो गए तो सब उनके चारण वंदना में लगे हुए। लेकिन एक तरफ ऐसी बात होती है जो उस सिनेमा में भी गरीब आदमी की बात करता है, किसान की बात करता है, किसी कमजोर स्त्री की बात करता है, तो वो सिनेमा प्रतिरोध का सिनेमा है।
और मुझे लगता है कि हर साल ऐसी कुछ फिल्में आती है, 1 फिल्म आए, 2 फिल्म आए, 5 फिल्म आए, ऐसी फिल्में आती है। और मुझे लगता है यही सिनेमा का मुख्य ध्येय है। एंटरटेनमेंट है, लेकिन जो हम एंटरटेनर हैं, हम स्क्रीन राइटर्स हैं, हम फिल्मकार हैं, उनकी भूमिका ये बनती है कि ऐसी कहानी प्रेजेंट करें, इस तरीके से कहानी प्रेजेंट करें कि उस कहानी में जो समाज का जो दंश है, या समाज की जो पीड़ा है, या समाज का जो अत्याचार है, या समाज का जो गलत सोच है मुख्य धारा के भाव के क्रम में, उसको कैसे हम रेखांकित करें कि भैया ये देखो गलत, चेक पॉइंट क्रिएट करें। तो चेक नाका बनाना एक अच्छे फिल्मकार का रोल है। मुख्य धारा की फिल्मों में भी वो रोल निभाना होगा, निभाते हैं। मुझे लगता है प्रतिरोध का सिनेमा अमिताभ जी यही है कि मुख्य धारा में कैसे आप जो है चेक पॉइंट क्रिएट करें। अमिताभ जी। जी 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 धनंजय, धन्यवाद। आपने जो बात कही, ज्योति जी मैं आपके पास आता हूँ। जो बात धनंजय जी ने जहां खत्म की और आपकी फिल्म का उदाहरण उन्होंने दिया, और उन्होंने अविनाश की फिल्म का उदाहरण भी दिया, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो आपके पास फ्रेमवर्क उपलब्ध होता है मसाला सिनेमा में एक पटकथा लेखक के तौर पर, क्या उसमें आप जिस प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सटल हो, चाहे वो थोड़ा ग्रोटेस्क हो, क्या उसको आपको लगता है कि सफलता से आज की फिल्में दिखा पा रही हैं? कुछ फिल्में दिखा भी पा रही हैं, कुछ नहीं दिखा पा रही हैं। सबसे पहले मैं एक्चुअली जो आपने डीडीएलजे की बात की थी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी। और डीडीएलजे तो उस जमाने की, मतलब ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम सिनेमा थी। तो आपने बोला कि उसमें प्रतिरोध नहीं था, एक तरह से वो वाइट वॉश कर दी गई थी चीजें। अगर आप मुझसे पूछें जो एक उसका एंथम बन गया था उस जमाने का, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप उस जेनरेशन की औरतों से पूछें, हमारे लिए तो वो भी प्रतिरोध का सिनेमा था। और अगेन मैं बोलूंगी कि वो लिमिटेशंस होती हैं, एक पॉइंट के बाद फिल्म मेकर उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं। एंड में चाहे अमरीश पुरी जी मतलब राज बोलते हैं, मतलब 2 आदमी हैं, दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि सिमरन को कौन जीने देगा उसकी जिंदगी, वो एक अलग बात है। बट कमिंग बैक टू द मेन जो एक एंथम था, एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि उस जमाने में, मतलब 90s में और अर्ली 2000s में जो एनआरआईज थे, स्पेशली कनाडा में, लंदन में, बहुत सारे ऑनर किलिंग के केसेस हो रहे थे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हो रही थी कि एनआरआईज वहां से यहाँ इंडिया में वो देते थे, एक तरह से सुपारी देते थे आप, हाँ, कि तो वहां से लड़कियों को, मतलब किसी कभी बहला फुसला के अपनी बहुओं को, बेटियों को ट्रेन करने के लिए भेजा जाता था कि जाओ तुम भारतीय, मतलब आप गए हैं बाहर, लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता और कुकिंग सब कुछ सीख के आ जाओ, फिर हम तुम्हारी शादी अपनी मनपसंद के लड़के से कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस जमाने में ऐसी फिल्म बनना, उस वक्त बहुत जो चीजें अभी भी हम ऐसी कहानियों के बारे में नहीं जानते हैं जो उस वक्त वहां हो रही थी, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हो रही थी, और उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। तो डीडीएलजे एक ऐसे वक्त पे आई जो एक बहुत मेन स्ट्रीम फिल्म थी, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीजें जो, और एक मासेस की फिल्म थी जिसे बहुत लोगों ने देखा, तो मेरे ख्याल से कुछ इतना तो रत्ती भर तो कुछ फर्क पड़ा होगा उससे। और मैं वही चीज कह रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए प्रतिरोध बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत आप एक जिसको सब 8 फिल्म मानते हैं, आप किसी से जाके पूछे, मतलब आप सब यहाँ पर आई एम दी ओनली वुमन, तो मेरे लिए छोटी छोटी चीजें प्रतिरोध का सिनेमा हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी फिल्म की बात करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वो जर्म कहाँ से आया था। अब वो ट्रांसलेट हुआ कि नहीं, मैं गुड न्यूज की बात कर रही हूँ कि उसमें मुझे इतनी औरतों ने लिखा उस फिल्म के बाद, जो जहां से जर्मिनेट हुआ था, वो मैं बहुत गुस्से में थी कि मतलब ऐसा कैसे है कि सारी दुनिया, स्ट्रेंजर, सबकी समस्या बन गई है कि एक कपल के बच्चे क्यों नहीं है, तुम करना नहीं चाहते, हो नहीं रहे। तो मेरे लिए वो प्रतिरोध था।
तो वहां से शुरुआत हुई थी। अब उस फिल्म को आपको बेचना भी है तो आपको उसमें एक ट्विस्ट भी लाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रतिरोध सिर्फ एक सीरियस तरह का सिनेमा नहीं हो सकता है। प्रतिरोध ऐसी भी चीजें हो सकती है जो स्टिग्मा है, लेकिन आप उसको एक ऐसे पैलेटेबल कई बार आपको बना के सर्व करना पड़ता है कि लोगों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा इजी हो। अब अगेन उसमें भी आपका 100% कंट्रोल नहीं होता है। क्रिएटिव जो फ्रीडम है वो जैसे अविनाश जी कह रहे थे, डायरेक्टर्स मीडियम है सिनेमा, तो ये आपके हाथ से एक बार जब निकल जाती है स्क्रिप्ट तो कई बार आपका उस पर 100% जो कंट्रोल नहीं रहता है। पर कोशिश यही रहती है, इवन फॉर मेन स्ट्रीम, सम मेन स्ट्रीम राइटर्स आई वुड से। जी बहुत धन्यवाद ज्योति जी। अविनाश जी आपके पास आता हूँ। जो बात अभी कही ज्योति जी ने, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे समाज में आज हम देखते हैं दलितों और आदिवासियों की भावनाओं को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं, साहित्य में उसका एक अलग तरह से उल्लेख होना शुरू हो गया है। लेकिन सिनेमा में खासतौर से हमारा जो मुख्य धारा का सिनेमा है उसमें उसको इस तरह का स्कोप नहीं दिखता है। कम से कम जो हमारा मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है, अगर हम उसकी बात करें तो दलितों आदिवासियों की समस्याएं उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं। क्या आपको लगता है कि ये समस्या सिर्फ इसलिए है कि हाँ हम सिनेमा को बेचने की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, या ये इसका कारण ये भी है कि उस पृष्ठभूमि से आने वाले फिल्मकार ही नहीं है हमारे पास? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आदिवासियों की जो हैसियत या दलितों वंचितों की जो हैसियत राष्ट्र राज्य में है ना, उसी हैसियत के साथ जो है वो चीजें साहित्य और सिनेमा में दर्ज होती रही हैं। एक जमाने में दलित साहित्य जो है वो अलग से रेखांकित किया गया क्योंकि उनके राइटर्स ने अपने तरीके से फाइट की। मुझे नहीं लगता कि सिनेमा ने कोशिश नहीं की है। इधर के दिनों में मैंने एक वेब सीरीज देखी, आर्या पार, जो डिज्नी हॉटस्टार पे है। वो आदिवासी मुद्दों को बहुत ही वोकल तरीके से सामने लाती है। हालांकि उसकी मेकिंग को लेकर के आपके अपने रिजर्वेशंस हो सकते हैं। उसी तरह अमित मसूरकर ने एक न्यूटन फिल्म बनाई थी, जो आदिवासी की दुनिया में जाती है वो, है ना। और दलितों को लेकर के मतलब दलित चेतना को लेकर के नागराज मंजुले ने जिस तरीके से काम किया है ना, उसको भी आप इग्नोर नहीं करते। जैसे मिनिस्ट्री फिल्म है उनकी सैराट, है ना, या फिर पिछले दिनों जो एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन वाली, उस फिल्म को, या हाँ झुंड। तो अब पारंजीत ने अभी थोड़े दिनों पहले ऐलान किया कि वो बिरसा मुंडा पे एक फिल्म बनाएंगे। बिरसा मुंडा मतलब गुलाम भारत में आदिवासी की तरफ से बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रतिरोध का रूपक है ना। तो चीजें जिसके बस में जैसे हैं वो उस तरीके का इंटरवेन करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम अपने अगर भारत की बात छोड़ दें, ईरान का के सिनेमा का जिक्र हमने किया, हमने पाकिस्तानी फिल्में बहुत कम देखी है ना। मैंने पिछले दिनों लगातार कुछ फिल्में देखी, जैसे कमली, है ना, एक अकेली स्त्री के मन के भावों को लेकर के बहुत पेंटिंग नुमा एक फिल्म बनाई है फिल्म मेकर ने। फिर अभी जिस फिल्म को लेकर के बड़ा शोर है पाकिस्तान में, बैन भी हो गई है, जॉयलैंड, है ना। जॉयलैंड मैंने देखी और मैं मतलब पागल हो गया कि यार ये मतलब सिनेमा की क्या हाइट है। पाकिस्तान जैसे समाज में एक सामंती परिवार में स्त्रियों के कामकाज को लेकर के जिस किस्म का प्रतिरोध नुमा रूपक वो फिल्म सामने रखती है, ट्रांसजेंडर के साथ समाज के रिश्ते को लेकर के जिस किस्म का वो बयान है, या 2014 में एक फिल्म आई थी दुख्तर, है ना, वो जो कबीले के समाज में जो बच्ची को लेकर के उसकी माँ कैसे उस बंधन से भागती है ना। तो इन्होंने मसान का जिक्र किया। और आप कुछ फिल्मों के पोस्टर जिस किस्म से ला रहे थे अभी बीच बीच में, है ना, गाइड, मिर्च मसाला, ये मतलब एक पूरी लंबी परंपरा है। और उस परंपरा के भीतर ज्योति कपूर जी ने बड़ी कमाल की बात की कि
प्रतिरोध का सीधा साधा या बिल्कुल दिखाई पड़ने वाला या बहुत पारंपरिक तरीके से प्रतिरोध के बारे में जो हमारी समझ बनी है, उसके अलावा छोटी छोटी चीजों में जिस किस्म से आ रहा है, जैसे बधाई हो या बधाई दो, है ना, इस तरह की फिल्में, डीडीएलजे की वही बात मैं कहना चाह रहा था अमिताभ जी आपकी बात पे, कि जब अमरीश पुरी हाथ छोड़ता है काजोल का, है ना, और कहता है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ये सिनेमा रचता है कि भाई ऐसा नहीं है कि प्रेम को स्वीकार करना एक सामंती परिवार में, है ना, वो उस फिल्म की कामयाबी थी। तो है मतलब विषय जो है वो आ रहे हैं, और बहुत सही बात अजय जी ने की कि आप जैसे होंगे आपका सिनेमा वैसा होगा। और बहुत अच्छी बात है कि जिस किस्म की सत्ता है और जिस किस्म का दमन है आज की तारीख में, उस हिसाब से सिनेमा का ने अपना रुख नहीं बदला, है ना, बहुत मतलब बड़े लेवल पे। और पिछले दिनों मेरी मुलाकात नंदिता दास से हुई थी और विनय पाठक से हुई थी, तो वो मुझे समझाने के स्तर पे ही कह रहे थे कि यार देखो अपना तरीका बदलो, है ना, बोलने का, लिखने का और सिनेमा बनाने का। तो जब दमन और बाकी चीजें होती है समाज में, तो उसका आर्ट जो है ना वो नए फॉर्म में अपनी बात कहता जरूर है। तो सिनेमा के लिए बड़ा अच्छा समय है ये मोदी जी का होना इस देश में। बस बस जी, इतनी बहुत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। पारक साहब, अविनाश जी कह रहे हैं कि ये सिनेमा के लिए बहुत अच्छा समय है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक हद तक सही है। इस रूप में देखें कि हमारे यहाँ पर जो महानतम साहित्यकार जिनको हम याद करते हैं, प्रेमचंद हो या रविंद्र हो या कुमार आशान हो या मंटो हो वगैरह, ये सब हमारे आजादी के आंदोलन के दौरान हुआ है। तो जाहिर है कि बहुत तरह के प्रतिबंध थे, और सिनेमा ने उस समय भी, जब अंग्रेजों का राज था, तब भी अपनी बात कहने के कई कई तरीके निकाले थे। धार्मिक फिल्मों के माध्यम से, संतों और उनके माध्यम से, कहना चाहिए ऐतिहासिक फिल्मों के माध्यम से। अब पुकार फिल्म जो बनाई सोहराब मर्दी ने, उसमें मुद्दा क्या है? उसमें मुद्दा यह है कि न्याय व्यवस्था जो है वो सबको समान दृष्टि से देखे। यह मुमकिन नहीं है कि राजा की पत्नी है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, और दूसरा कोई गुनाह करता है तो उसे सजा दी जाएगी। ये दो तरह के मापदंड नहीं चल सकते। ऐतिहासिक रूप में वो इतिहास से संबंधित फिल्म थी, लेकिन उसने ये संदेश दिया। ये संदेश डेमोक्रेसी के समर्थन में जाता है, एक डेमोक्रेसी जिसमें इक्वलिटी उसका बेस होता है। इसी तरह से अगर आप उस समय की फिल्में हम सावकारी पास से शुरू करें, और फिर दुनिया न माने, आदमी और अछूत कन्या, और उसके बाद में नीचा नगर, मतलब फिल्मों की एक लंबी परंपरा है जो किसी न किसी रूप में हमारे समाज में जो यथा स्थिति थी उसके उसकी आलोचना करती है, और उसकी जगह कभी-कभी एक विकल्प भी पेश करती है। तो ये लंबी परंपरा है। और समानांतर सिनेमा तो जाहिर है कि समानांतर सिनेमा के समय में जो फिल्में बनी, उसमें प्रोटेस्ट जो है, मैं कहना चाहूँगा पीपुल्स प्रोटेस्ट, जन प्रतिरोध जो है, वो एक मुख्य स्वर था। तो ये तो हमेशा जो है मेरे ख्याल में जन प्रतिरोध, लेकिन जो मैंने पहले भी उदाहरण दिया था और जो ज्योति जी ने भी कहा, मेरा अपना विचार है कि जब ऐसा समय, जैसे पिछला 8-9 साल का समय है, उस समय सिनेमा बनाने वाले जो फिल्मकार हैं, जो पटकथा लिखने वाले हैं, उनको कुछ नए तरीके निकालने होंगे, ऐसे तरीके जिसमें कि मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ ऐसे रूपक, कुछ ऐसे कुछ बिटवीन द लाइन्स ऐसी बहुत सारी बातें कहने की गुंजाइश निकालनी होगी, जो कहीं न कहीं हमारे इस समय की जो मुख्य धारा है, या जो जो कहना चाहिए कि सत्ता की विचारधारा है, उसकी आलोचना प्रस्तुत करें।
मैं एक बहुत सामान्य सी फिल्म का उदाहरण इस समय के देना चाहूंगा, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखी। अब मुझे नहीं मालूम वो फिल्म को क्या रेटिंग मिली है, वो मुझे बहुत साधारण सी फिल्म लगी, लेकिन उस साधारण सी फिल्म में जो चीज पेश की गई वो मुझे चौंकाने वाली थी। फिल्म का नाम है धमाका। आप लोगों ने देखी होगी, कार्तिक आर्यन की फिल्म है। हाँ, कार्तिक आर्यन की फिल्म है। जी जी, उस फिल्म में मीडिया को, खलनायक है मीडिया तो। गोदी मीडिया को निशाना बनाया गया है। जी बिल्कुल। गोदी मीडिया का क्रिटिक वो पेश करती है एक बिल्कुल काल्पनिक कहानी के माध्यम से, ठीक है, और बिल्कुल काल्पनिक कहानी इसके माध्यम से कि किस तरह से ये गोदी मीडिया काम करता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि एक गोदी मीडिया तो हमारे समय का है ना, इस गोदी मीडिया को अटैक का विषय बनाना, उसको ये बताना कि ये किस तरह से काम करता है और वो जनता को किस तरह से गुमराह करता है, और काउंटर किसे किया जा रहा है, मजदूरों को। 3 मजदूर मर गए हैं सीलिंग पर काम करते हुए, हैं, जिसकी खबर को दबा दिया गया, ठीक है। आप देखेंगे कि फिल्म जो है बिल्कुल एक बम्बैया ढांचे में ही बनाई गई है, लेकिन वो धीरे-धीरे पूरे इस गोदी मीडिया को एक्सपोज करती है। न केवल एक्सपोज करती है, भयानक रूप से बताती है कि ये जनता का विरोधी मीडिया है और आप इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर आप इससे लड़ना है, हालांकि वो एक अतिवाद है कि अगर लड़ना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इस तरह का मीडिया जो है वो खत्म हो जाए। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब आप देखेंगे कि इस फिल्म के अंदर मीडिया की आलोचना है। कौन सी? गोदी मीडिया की आलोचना। वो गोदी मीडिया कौन सा है? वो गोदी मीडिया जो वर्तमान सत्ता का अंध समर्थक है। वो अंध समर्थक क्यों है, उसको भी ये फिल्म विषय बनाता है। जाहिर है कि राज सत्ता वहां नहीं है, सब कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, इसी तरह से और भी कई फिल्में हैं, जैसे एक वध फिल्म भी बनी, ठीक है। फिल्म की कहानी क्या है, लेकिन वो वध फिल्म हमारे समय को आलोचना का विषय बनाती है। और मेरा अपना विचार है कि आप पॉलिटिकल मैसेज भी दे सकते हैं, आप वो बातें कह सकते हैं, बस यह है कि आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। आप कुछ ऐसा करना होगा। मैं तो इस बात को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि ये जो ये स्पाई यूनिवर्स की बात की जा रही है कि आप ऐसी फिल्में लगातार 2-3-4 फिल्में बना रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान का जासूस और भारत का जासूस मिलकर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का जासूस और भारत का जासूस मिलकर काम करना जो है, एक तरह से पाकिस्तान और भारत की जनता की जो एक दूसरे के नजदीक आने की इच्छा है, उस इच्छा की अभिव्यक्ति है, एक ऐसे तरीके से जो शायद ठीक ना समझी जाए, लेकिन जिसे मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। इम्पोर्टेंस इस अर्थ में दी जानी चाहिए कि इसके बावजूद कि उस फिल्म का नायिका जो है पाकिस्तानी जासूस है, उसके बावजूद वो नायिका है फिल्म की और फिल्म लोग देखने जाते हैं। तो मैं कई चीजें ऐसी है जो, इसलिए आप लोग जो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है सिनेमा वालों ने, मेरा कहना है कि बिल्कुल सरेंडर नहीं किया है। 2-4 लोगों के सरेंडर करने से कुछ नहीं होता। न केवल सरेंडर नहीं किया है, वो वे रास्ते खोज रहे हैं जिस रास्ते से वे अपनी बात पावरफुल ढंग से कह सके। बहुत दिलचस्प बात आप कह रहे हैं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया पराग साहब, आपने बहुत दिलचस्प बात कही है कि मतलब हम ये मान लें कि आदित्य चोपड़ा जो है वो एक तरह से जो है वो जो प्रतिरोध का सिनेमा कह रहे हैं, आदित्य चोपड़ा अपने ढंग से प्रतिरोध का सिनेमा रच रहे हैं। मतलब एक था टाइगर से लेकर के पठान तक वो जो फिल्में बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो जो सरकार की नीति है, या जो एक तरह से कहा जाए जो सत्ताधारी हमारा वर्ग है उसकी जो नीति है, उसके अलग जाकर के कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक अलग तरह की यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी, आपके पास आता हूँ। हमारी बातचीत जो है वो अपने आखिरी दौर में है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बात अभी पारक साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है वो प्रतिरोध के तरीके बदलने होंगे, क्या आपको लगता है जो तरीके बदलने वाली बात है, जैसे अभी पारक साहब ने उदाहरण दिया, पठान का उदाहरण, स्पाई यूनिवर्स का उदाहरण दिया, क्या आपके पास ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम ये
मान सकें कि हाँ भाई, जो दलित विमर्श या आदिवासी विमर्श या स्त्री विमर्श जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, क्या उस तरह की फिल्में बन रही हैं मुख्य धारा में और वो सफल मलयालम सिनेमा में देखते हैं, तमिल सिनेमा में देखते हैं, तो वहाँ एकदम हमको असुरन दिखाई देती है या ग्रेट इंडियन किचन दिखाई देती है, तो उस तरह की फिल्में बनती हैं। लेकिन क्या हमारे हिंदी सिनेमा में भी उस तरह की कुछ प्रवृत्तियां आपको दिख रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए अजय जी अपने आप को। हो गया? जी जी हाँ, बिल्कुल हो गया। हाँ, अफसोस की बात है कि हिंदी में ऐसा नहीं दिख रहा है, और इस वजह से नहीं दिख रहा है कि उसके तह में जाना पड़ेगा हम लोगों को। और वास्तव में सिनेमा समाज से कटकर नहीं होता है, और जब इस तरीके की सिनेमा की बात करते हैं जो बहुत ही डायरेक्ट हो, प्रतिरोध हो, पॉलिटिकल हो, तो उसमें देखना पड़ेगा कि समाज में क्या चल रहा है। समाज में उत्तर भारत में खास करके जो दलित आंदोलन हुए, वो उनके सारे नेता दलाल हो गए, जबकि महाराष्ट्र में और दक्षिण में ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ प्रतिरोध दिखाई पड़ता है, वहाँ सैराट बन जाती है, वहाँ जय भीम बन जाती है, वहाँ कर्णन बन जाती है, वहाँ पा रंजीत जैसा फिल्म मेकर आ जाता है जो फिल्में लेकर आता है अपनी। लेकिन हिंदी समाज में इस तरीके से फिल्म मेकर भी नहीं आए हैं, और न समाज में ऐसा कोई आंदोलन या उद्वेलन है दलितों का जिसको लेकर के समाज बहुत ज्यादा जागरूक हो या उन चीजों को पढ़ पा रहा हो और उनको सिनेमा में लाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, दलितों को लेकर अगर उत्तर भारतीय समाज में कोई फिल्म बनेगी तो वह उनके दलाली और समझौते की फिल्म बनेगी। ये दलित कैसे समझौता कर गए, दलित नेता समझौता कर गए, और दलितों को उनके अधिकारों से वैसे ही वंचित रखा गया, उनको वैसे ही दमन के शिकार होते रहे, वो सारी चीजें होती रही। तो ये कहीं न कहीं एक डायकोटोमी है जो उत्तर भारतीय समाज में और हिंदी सिनेमा में है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। पारक साहब की बात बहुत सही है कि आपको तरीके अब बदलने होंगे, अगर दमन ज़्यादा है और दबाव ज़्यादा है और सीधा है, तो वैसे में तरीके बदल के आने पड़ेंगे। लेकिन वो तरीका क्या होगा, ये फ़िल्म मेकर को खुद खोजने के बजाय समाज को भी खुराक देनी पड़ेगी कि भाई ये तरीके हैं, हम ऐसे आ सकते हैं। अब जय भीम जैसी फ़िल्म देखें आप या कर्णन जैसी फ़िल्म देखें, तो आपको एहसास होता है, और बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि वहाँ पे दलित जो है सो विक्टिम नहीं है। दलित वहाँ सर्वाइवर की लड़ाई भी लड़ रहा है, लेकिन वह खुद को जाहिर कर रहा है। अब वह अपने अधिकारों के लिए जूझ रहा है। अपने यहाँ क्या हुआ, चाहे वो पैरेलल सिनेमा हो या उसके बाद का सिनेमा हो, दलितों को हमने विक्टिम के तौर पे दिखाया कि उनका दमन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका उद्धार होना चाहिए। जबकि वहाँ वो खुद उद्धारकर्ता बना हुआ है, वो खुद अपना उद्धार कर रहा है। उसको आर्टिकल 15 की तरह किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है खुद के उद्धार के लिए। अपने यहाँ हिंदी में ये डायकोटोमी है। अनुभव सिन्हा तमाम प्रगतिशीलता के बावजूद कहाँ प्रतिगामी हो जाते हैं, यह भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो मेरा मानना है कि हिंदी समाज खुद दलित चेतना को लेकर जागरूक नहीं है, इसलिए हिंदी सिनेमा में उत्तर भारतीय समाज अपनी दलित चेतना को लेकर के नहीं आ पा रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। प्रतिरोध वहां दबा हुआ है दलितों वंचितों का। बाकी प्रतिरोध एक सामान्य सुपरफिशियल स्तर पर या सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पर प्रतिरोध चलता रहता है। हिंदी सिनेमा में वो प्रतिरोध आता रहता है। हम उसको कभी पठान में खो सकते हैं या कभी किसी और फिल्म में खो सकते हैं, परिवार में खो। अभी गुलमोहर जैसी फिल्म आई है, गुलमोहर में भी एक जगह प्रतिरोध आप कहें तो देख सकते हैं। गुलमोहर की जो माँ है वह अपने एक पुराने संबंध को जीने के लिए 65 साल की उम्र में जा रही हैं। फिल्म देख के आश्चर्य होता है। पोती लेस्बियन हो गई है, वो कभी रही हैं, लेकिन सामाजिक दबाव में, पारिवारिक दबाव में उन्होंने नॉर्मल जिंदगी जी। अब सारे अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त होने के बाद वो कहाँ जा रही हैं? पौंडीचेरी जा रही है। किसके पास जा रही है? सुप्रिया के पास जा रही है, जो उनकी बचपन की या किशोरावस्था की दोस्त है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। फिल्म मेकर, हमने फिल्मों को घर परिवार रिश्ते, माँ बेटे के रिलेशन इसमें देखा, लेकिन फिल्म बड़े सटल तरीके से जो बात और कहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
फिल्म कई लेयर में चलती है। गुलमोहर मुझे बहुत ही खूबसूरत आज की फिल्म लगी है, एकदम हाँ मॉडर्न फिल्म फिल्म अच्छी है, फिल्म अच्छी है, आप सही कह रहे हैं। देखना मेरा चाहिए। मानना है अगर उसमें थोड़ा सा मेलोड्रामा जो है वो नहीं होता और प्रिडिक्टेबल एंड नहीं होता उसका, यानी मनोज वाजपेयी जो उनके अडॉप्टेड सन वाला जो एंगल है, अगर वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता तो शायद वो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी। बहुत शुक्रिया आपने इस टिप्पणी के लिए। धनंजय जी आपके पास आता हूँ आखिरी टिप्पणी के लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का बिल्कुल समय लगभग समाप्त होने वाला है। तो आपसे संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा कि जो बात अभी अजय जी ने कही और एक फिल्म का उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि जो समाज का मामला है, यानी ये जो सारा का सारा प्रतिरोध की हम जो बात कर रहे हैं, प्रतिरोध का सिनेमा तभी पनप सकता है जब समाज में उसकी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो। यानी अगर दक्षिण भारतीय सिनेमा जिसका हम उदाहरण देते हैं तो वहां पा रंजीत जैसे फिल्मकार हैं जो कि इस तरह की फिल्में बना सकते हैं। तो सारा मसला क्या हिंदी पट्टी की जो राजनीति है या जो यहाँ की सामाजिक यहाँ की जो सामाजिक पिछड़ापन है, सोच का जो पिछड़ापन है, क्या उससे जुड़ा हुआ है धनंजय जी? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, पूरी जमीन बदल दी। जो आपके विषय था उसको सही जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि फाइनली सिनेमा बनता कहाँ से। तो आप जो बार बार तमिल सिनेमा या साउथ इंडियन सिनेमा की बात करते हैं, तो देखिए तमिलनाडु में एक अलग तरीके की राजनीतिक विचारधारा चली, सोशल रिफॉर्म हुए और सीधा महाराष्ट्र फिर आई है वहां से। कि महाराष्ट्र में जो है फेंड्री जैसी फिल्म इसलिए बनती है, फेंड्री बड़ी कमाल फिल्म है, पता नहीं आपने देखी होगी शायद, कि फेंड्री जो बहुत कमाल फिल्म है, कमर्शियल है, प्रेम की फिल्म है, पूरी प्रेम कथा है। और इतनी कमाल प्रेम कथा मैंने आज तक हिंदी फिल्म में कोई देखी नहीं। मैंने कोई फिल्म ऐसी नहीं देखी जो फेंड्री जैसी प्रेम कथा मुझे दिखे। बड़ा मुझे रस हुआ क्योंकि मैं जो फेंड्री की कहानी है मेरे गांव की कहानी, मैं उसको महाराष्ट्र और बिहार करके भी अगर देखता हूं तो मुझे कोई विषमता मतलब अलग नहीं दिखाई पड़ता है, समान दिखता है। लेकिन मैं वैसी कहानी नहीं गा पाया किन्हीं वजह से। तो वो जो है इसकी बड़ी वजह है कि सोशल रिफॉर्म जो है महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो वहां पे है। इसलिए मराठी सिनेमा भी देखिए कंप्लीटली अलग डिफरेंट है। हमारे हिंदी पट्टी जो है पूरी की पूरी वो अभी राम भगवान, विष्णु भगवान, फलाना भगवान, ये माता, ये देवता से बाहर नहीं आएगा। अब मुझे लगता है आगे आने वाले 100 साल में भी नहीं आने वाला, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग भी वही इसलिए गोबर पट्टी जिसने भी नाम दिया है बहुत करेक्ट नाम दिया है। ये गोबर पट्टी ही है, इनको गोबर ही समझ में आता है। तो जो हमारा, जबकि देखिए कि इतनी कहानियां है। अभी बड़ा अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पॉलिटिकल धारा पे ले आए अजय जी, जो हमारा बेसिक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा पसंदीदा विषय है कि पूरे उत्तर भारत की राजनीति, जो दलित राजनीति जो है वो किस तरह की राजनीति, वो भी सामंतवादी राजनीति है। वो चाहे आप चिराग पासवान की बात कीजिए, रामविलास पासवान की बात कीजिए, या आप मायावती पे आते हैं, तो वो जो है इसकी वजह से जो यहाँ का जो पूरा का पूरा समाज है और जो सिनेमा कहना चाहता है वो समाज से हट नहीं पाया, व्यक्ति के पास पहुंच नहीं पाया। मुझे लगता है सिनेमा जो है समाज से ज्यादा व्यक्ति की कहानी अगर कहता है तो सिनेमा ज्यादा सार्थक सिनेमा बनता है, ज्यादा सार्थक फिल्म बनती है। क्योंकि समाज तो बड़ा एकदम जो है उसको बड़ा एक्सपोजर है, समाज में जो है वो पंचायत है, समाज में जो है रिश्तेदार है, समाज में जो है वो आपकी जाति है, समाज में आपका धर्म है। लेकिन व्यक्ति इस समाज के बीच इतना घुटता है, वो हर व्यक्ति घुट रहा है। और जो 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 करना चाह रहे हैं आप नहीं कर पा रहे क्योंकि समाज का इतना प्रेशर है। आज जो है मोदी जी जो कर रहे हैं या जो स्थिति है, जैसे पारेख साहब ने कहा कि कुछ नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मुझे लगता है फिलहाल नया रास्ता इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि सेंसर बोर्ड है, लाठी चलाने वाले, सिनेमा हॉल में तोड़ फोड़ कर देने वाले लोग हैं। तो ये सरकार नाम की चीज है नहीं, ये गुंडों का एक संगठन है। गुंडों के संगठन के बीच में जो है जो कुछ अपनी बात कहना चाहता है उसको डर लगता है, बहुत डरा हुआ है। क्या वो अपना सर फुड़वा ले, क्या उसको अपने आप को बचा के रखना है कि जब समय। लेकिन धनंजय मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। आपने जो बात कही, देखिए अभी चूंकि पठान का जिक्र यहाँ एक से ज्यादा बार आया, तो पठान ने तो वो करके दिखाया ना, जो बात अजय जी ने भी कही और सबने कही कि भाई पठान ने अल्टीमेटली मसाला सिनेमा के खाके के भीतर उसने एक ऐसी फिल्म रची। हालांकि फिल्म में कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन फिल्म की वजह से फिल्म को देखने के लिए दर्शकों समाज में जो प्रतिरोध हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है कि अगर आप ऐसा कुछ सिनेमा बनाते हैं जो लोगों को पसंद भी आ रहा है, जिसमें वो सारे तत्व भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में एक प्रतिरोध है, समाज का प्रतिरोध है। नहीं, ये समाज का कोई, ये हमने झूठ के ले लिया है। जिसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कह रही है कि मैं जीत गया, वैसे ही आप ले रहे हैं, उस तरह से मत लीजिए। प्रतिरोध का सिनेमा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानने को तैयार। ये एक नरोत्तम मिश्रा ने या बीजेपी ने या आरएसएस ने एक मुहिम चलाया, उस मुहिम में हम सब फंस गए और हमको लगा कि एक महान एक औसत दर्जे की फिल्म को, एक औसत फिल्म को जो हिंदी सिनेमा का मेन स्ट्रीम फिल्म है उसको आप महान फिल्म बना रहे हैं। और गांधी गोड से फिल्म जो आई उसको आपने जो है नहीं पढ़ा, इतनी बड़ी साजिश हुई
जिसपे बड़ा अच्छा लगा पारक साहब आपने जो लिखा और आपने जो निर्णय लिया, लेकिन मुझे लगता है कि निर्णय ये होना चाहिए था कि असगर बजाज साहब को आप लोग निकालते तो वो रजिस्टर होता, जो नहीं निकाला आपने। मैं अगर होता तो मैं लड़ता इस बात पे, क्योंकि असगर बजाज साहब ने एकदम, जिसको कहते हैं बिहारी भाषा में थेथराई कहते हैं, थेथराई की है उन्होंने, जहां भी फेसबुक पे लिखा या जहां कहीं लिखा। असगर बजाज साहब क्या कर रहे हैं आप? ये समाज जो है, तो आप जब सिनेमा वाले पे कमेंट करते हैं ना, तो साहित्य में क्या हो रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। साहित्य तो आप अकेले बैठ के लिखते हो ना, वहां तो आपको प्रतिरोध दिखाना चाहिए। वहां भी आप जो है साहित्य लिखने वाला व्यक्ति जो है सिनेमा में आता है और ऐसा सिनेमा बनाता है जिसको कहते हैं घटिया सिनेमा कहते हैं, घटिया फिल्म बोलते हैं उससे अच्छा मुझे भागो चुड़ैल आई फिल्म लगती है, जो गांधी गोडसे फिल्म। भागो चुड़ैल आई, कम से कम एक आदमी को लगता है कि नहीं यार ये चुड़ैल की फालतू कहानी कह रहा है, लेकिन गांधी गोडसे जब फिल्म बनाते हो तो लगता है अरे बार सही बात कर रहा है। और गोडसे जो है देखो परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह की चीजें जो है प्रतिरोध का सिनेमा जो उसको आप कह रहे हैं, पठान को मैं नहीं मानता हूँ, खास खाम का जो है नहीं, मैं पठान को प्रतिरोध का सिनेमा नहीं कह रहा हूँ। मैंने पठान की गुणवत्ता पर कोई बात ही नहीं की। और ये जो है अमिताभ जी, बीजेपी के पिच पर जाकर के आप फाइटिंग करने गए। नहीं, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई मसला ही नहीं है। ये जो नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने, प्राची ने या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मिलकर के एक ऐसी फिल्म प्लान की, क्या कहते हैं, वो संतोषी जी के साथ बैठ करके उसमें असगर बजाज साहब को लाया गया, और क्या किनको लालच दिया गया मुझे नहीं मालूम। और ये आने वाले समय में इतिहास के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। देखिए धनंजय, एक चीज हमको समझना चाहिए, अगर तो वो आप जो कह रहे हैं, अगर वो फिल्म इतनी असरदार होती कि जिसमें इतने पावरफुल तरीके से उस चीज को प्रचारित किया गया होता जो आप कहना चाह रहे हैं, तो शायद वो फिल्म बहुत बड़ी कमर्शियल हिट हो जाती। वो फिल्म, उस फिल्म का कोई, भाई ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी, मोदी जी की बायोपिक बनी जिसका कोई नामलेवा नहीं है, ऐसी फिल्में भी हैं। समाज उनको रिजेक्ट करना जानता है। आप जी उसको इस तरह से नहीं देखिए, उसको इस तरह से देखिए कि गोडसे जो है जब गांधी जी को गोली मारी थी तो महान व्यक्ति देश में कोई नहीं कर रहा था, दुनिया में कोई नहीं कर रहा था, लेकिन गांधी जी के मारे जाने के इतने साल बाद, 70-74 साल बाद गोडसे को महान करके आपने एक फिल्म बना दी ना, सिनेमा बना दिया ना, तो उसका महान, माफ करें हम लोग विषय से काफी भटक गए हैं। हाँ, हम थोड़ा अलग चले गए। आप कुछ जज्बाती होगा उन चीजों को लेकर के। इसको भटकना नहीं कहते, इसको प्रतिरोध दरअसल यही है। अगर आप नहीं, हम जिस सिनेमा की बात कर रहे हैं धनंजय, हम जिस सिनेमा की बात कर रहे हैं और जिस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं खासतौर से, है ना, जो गांधी गोडसे पर आप चले गए वो बिल्कुल अलग धारा में चले गए आप। मैं आपसे जानना चाह रहा था, मेरा संक्षेप, चूंकि हम समय से थोड़ा ऊपर भी चले गए हैं, तो मैंने सिर्फ आपसे ये जानना चाहा था कि जो मसला है, जो कि आपने कहा भी क्या समाज का मामला है, तो क्या हम इसको समाज, मतलब ये हम मान के चलें कि भाई जो सिनेमा है उसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो समाज में जागृति के लिए जो है बहुत सकारात्मक तौर से एक टूल की तरह इस्तेमाल हो और उस तरह की फिल्म बनाई जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी विचार तो है, लेकिन ये कितना ज्यादा इसमें जो बेचारा पैसा लगा रहा है, मान लीजिए कोई आज की तारीख में तो फिल्म बनाना भी एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें काफी पैसा लगता है। जो बेचारा 50-60 करोड़ भी लगाएगा मान लीजिए, या 10-20 करोड़ भी लगाएगा, छोटा फिल्मकार भी अगर कोई फिल्म बनाता है, तो उसकी फिल्म की वसूली तो होनी चाहिए ना। तो उसके मैकेनिज्म पर भी हमको कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए। मुझे लगता है ये जो प्रतिरोध का सिनेमा जो आज हमने चर्चा की, उसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए हैं। ज्योति जी ने और अविनाश जी ने, आपने, अजय जी ने और पारक साहब ने जो यहाँ पर अपने तर्क दिए या जो विश्लेषण किया, उससे मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, कम से कम उनको ये समझने में जरूर आसानी होगी कि जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो सिनेमा के भीतर, सिनेमा के दायरे में प्रतिरोध का अर्थ क्या है, और वो किस तरह से मुख्य धारा का सिनेमा अपनी पारंपरिक जो एक उसकी फिटिंग है या जो उसका एक फ्रेम है, उस फ्रेम के भीतर भी वो कहीं ना कहीं चीजें दिखा सकता है। जो हमने देखा, जो कि पारक साहब ने कहा कि यथास्थितिवादी होते हुए भी उसमें कहीं ना कहीं वो तत्व मौजूद रहे। ये बातचीत बहुत दिलचस्प रही है और बहुत, मतलब मुझे लगता है इससे जो लोग सिनेमा को गंभीरता से लेते हैं, उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी मदद मिलेगी। आप धनंजय, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप जल्दी से अपनी बात खत्म करें, क्योंकि मुझे बातचीत खत्म करनी है जी। 20 सेकंड में बात खत्म करता हूं मैं। हाँ, बिल्कुल। बीबीसी ने फिल्म दिखाई, बीबीसी के साथ क्या क्या हुआ। बीबीसी जैसी मजबूत संस्था को इतने सारे परेशानियां झेलनी पड़ी, तो एक इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह की कहानी कहेगा, कैसे कहानी कहेगा। इतना पहरा है, इतना संगीनों के बीच में है, वो तलवार है, वो गुंडे हैं, वो तमाम हर सारी एजेंसियां हैं, आप कैसे बर्दाश्त करोगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो सिनेमा वालों से कैसे अपेक्षा करते हो कि वो करके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, बाकी बात सच है, हाँ वो है। लेकिन उसके बावजूद जो की बात पारक साहब ने कही कि भाई पठान ने जिस तरह का मामला किया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पारक जी? जी, संक्षेप में, बस बहुत संक्षेप में।
बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन। क्या है कि अंग्रेजों के जमाने में जो हिंदुस्तान में फिल्में बनती थी, उसमें अंग्रेजी सत्ता को सिर्फ एक ही चीज पर एतराज था कि हमारे खिलाफ कोई फिल्म ना बने। आप सामाजिक परिवर्तन की फिल्में बनाएं, आप सामाजिक बदलाव की फिल्में बनाएं, आप धार्मिक रूढ़िवाद के खिलाफ फिल्म बनाएं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज हम एक ऐसे समय में है जहां राजनीतिक सत्ता का विरोध करना ही नहीं, राजनीतिक सत्ता का दायरा सामाजिक सत्ता पर भी है। उनकी जो सामाजिक धारणाएं हैं, जो धार्मिक धारणाएं हैं, उसका विरोध भी नहीं कर सकते। तो आज चुनौती ज्यादा बड़ी है और जी इस जी, रूप में मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बड़े तरीके निकालने होंगे और बड़े संघर्ष करने होंगे। आपने बहुत तभी बहुत इस दिलचस्प आपने बात कही है पारक साहब, और मैं आपकी बात पर खत्म करना चाहूंगा एक छोटे से उदाहरण देकर के। अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि पथेर पांचाली को लेकर के किसी ने कहीं एक मुकदमा दायर कर दिया है। कहा कि साहब पांचाली जो है, उसका पांचाली चूंकि द्रौपदी का नाम था, इसलिए द्रौपदी का अपमान किया सर सत्यजीत रे ने। तो ये जो इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, ये वाकई में अपने आप में बहुत फिल्मकारों के लिए बहुत संकट खड़ा करने वाली। बहरहाल आप सबका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात हुई, और सिनेमा के प्रतिरोध को लेकर के और प्रतिरोध का सिनेमा को लेकर के बहुत मतलब इस बातचीत के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो लोगों को बहुत लाभान्वित करेंगे, उनको सिनेमा की जो उनकी समझ है उसको और कहीं ना कहीं विकसित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया